मेरा नाम मीरा है। हम 2 भाई बहन थे। मेरे पिता का देहांत तो काफी सालों पहले हो चुका था, लेकिन मेरी माँ की मौत मेरे भाई की शादी से पहले हुई थी। मैं बड़ी उम्मीद से अपनी भाभी को लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर आ जाने के बाद वो मुझ पर क्या जुल्म करेंगी। एक दिन भैया काम से जब घर वापस आए तो मैंने जल्दी जल्दी से भैया के लिए ताजी रोटियां तवे से उतारी। भाभी को मैं खाना पहले ही दे चुकी थी। मैं घर के सारे काम खुद ही किया करती थी, लेकिन जैसे ही मैं खाना लेकर भैया के सामने गई तो भाभी ने अपना खाना मेरे आते ही जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोली कि तुमने कैसा खाना बनाया है, क्या इस तरह से सब्जी बनाई जाती है? आखिर तुम अपनी भाभी से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकालना चाह रही हो? मैं डर के मारे जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो भाभी कहने लगी, तुमने सब्जी को ठीक से साफ नहीं किया था। सब्जी में किरकिराहट लग रही थी, उसमें रेतलापन आ रहा था। तुमने सब्जी को ढंग से नहीं धोया था। तुम क्या मुझे बीमार करना चाहती हो? अगर मुझे किसी तरह की बीमारी हो जाती तो? लेकिन तुम्हें भला इस सब से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यही चाहती हो कि मैं बीमार होकर बिस्तर से लग जाऊं, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही होना था और तुम्हारा इसमें फायदा हो जाएगा। तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो मुझे बीमार देखकर खुश हो जाओगी। मुझे जरा बताओ कि तुमने सब्जी को ढंग से क्यों नहीं साफ किया? कभी तो कोई काम ढंग से कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है ना मुझे परेशान करने की। हर रोज तुम मुझे तंग करने के लिए कोई न कोई काम जरूर बिगाड़ती हो और फिर कहती हो कि लो अब इसे भुगतो। तुम मुझे परेशान करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। मैं भाभी की बातें सुनकर खामोश हो गई थी, मगर भाभी अभी भी गुस्से में मुझे बुरा भला कह रही थी और वो कहने लगी, क्या तुम्हारा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है? तुम बिल्कुल भी कोई काम ध्यान से नहीं करती हो। न जाने तुम किन सोचों में खोई रहती हो। मुझे लगता है कि तुम प्यार मोहब्बत में पड़ गई हो। भाभी की ये बातें सुनकर मैं तो रोने लगी थी और मैंने कहा कि नहीं भाभी, आप किस तरह की बातें कर रही हो? आपको भगवान का वास्ता मुझ पर इस तरह का इल्जाम तो मत लगाओ। आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती हूँ और ना ही मेरा कहीं आना जाना होता है। मैं ऐसी हरकतें तो कभी भी नहीं कर सकती, बल्कि इस बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि जो तुम जैसी चालाक लड़कियाँ होती है ना, वो घर में बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर लेती हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होती। तभी हम दोनों के बीच में होने वाली बात में भैया भी शामिल हो गए थे। मैंने आंखों में आंसू भरते हुए भाभी की तरफ मायूस नजरों से भैया की तरफ देखा था कि शायद भैया को ही मुझ पर कुछ तरस आ जाए और वो मेरी साइड से कुछ बोल ले। लेकिन भैया सर झुकाए हुए बैठे थे, बड़े आराम से मुझ पर लगाए हुए भाभी के आरोप सुन रहे थे। भैया भाभी की शादी को तो अभी कुछ ही साल गुजरे थे, जबकि भैया तो मुझे बचपन से जानते थे कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। भाभी मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी थी और कहने लगी कि इतनी मासूम तो नहीं हो जितनी अपने भैया के सामने बनने की कोशिश कर रही हो। इस तरह की शक्ल बनाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम पर इस घर में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, या फिर तुम बहुत सीधी हो, या मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ जो तुम पर हमेशा जुल्म सितम करती हूँ। भाभी की इतनी ज्यादा बातें सुनने के बावजूद भैया हमेशा की तरह खामोशी रहे थे और उन्होंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा। और फिर भैया ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मीरा, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? घर के कामों में ध्यान दो। तुम अब बच्ची नहीं रही हो, जवान हो गई हो। तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो?
अपना थोड़ा सा ध्यान घर के कामों में भी लगाया करो। निकल जाओ इन फिजूल के चक्कर में से जिसमें तुम आजकल पड़ चुकी हो। और फिर भैया ने सख्त शब्दों में कहा कि मैं आगे से तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करते हुए न देखूं। भैया भी भाभी की ही जबान बोल रहे थे। मैंने भी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाकर भैया और भाभी से माफी मांग ली थी और उनसे कहा कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दोबारा से मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत न हो। लेकिन भाभी फिर भी जल्दी से मुझे ताने भरे शब्दों में कहने लगी, अरे तुम तो रहने ही दो मैडम, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम अपना ये इमोशनल ड्रामा किसी और के सामने जाकर करना जो तुम्हारी हकीकत को ना जानता हो और तुम्हें भी ना जानता हो। हम तो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो भैया फौरन ही भाभी से कहने लगे, अच्छा बस भी करो शारदा, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। वैसे भी अभी बच्ची है, धीरे धीरे घर के सारे काम समझ जाएगी। भाभी कहने लगी, ये बच्ची है? आपको ही किस एंगल से बच्ची नजर आती है? बच्चे भी इस उम्र में ढंग से काम करते हैं। आप खुद बताओ कि बच्चियों के लक्षण इस तरह के होते हैं क्या? और वैसे भी इसकी शादी की उम्र होती जा रही है। कल को ये ससुराल जाकर इस तरह के खाने बनाएगी तो इसके ससुराल वाले हमें ही बुरा भला कहेंगे कि इसको कुछ नहीं सिखाया। मेरा ही नाम बदनाम होगा कि इसकी भाभी ने इसको कोई तौर तरीका नहीं सिखाया। इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आखिरकार सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। लेकिन किसी को क्या पता कि भाभी बेचारी तो खुद इसके हाथों सुबह शाम जलील होती रहती है। फिर मैंने भी भाभी से कहा कि आप आखिर किस तरह के लक्षणों की बात कर रही हैं भाभी? मुझे भी तो कुछ बताइए, मैं भी देखूं कि मैं आखिर करती क्या हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। लो देख लो अपनी बहन की करतूत। देखो ये किस तरह से मुझसे जुबान चला रही है। ये देखो अपनी बहन को कि किस तरह से मुझसे बदतमीजी कर रही है। इसने तो तुम्हारा भी लिहाज नहीं किया। अब तुम खुद ही देख लो कि ये मैडम तुम्हारे सामने मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही है, तो जब तुम घर पर नहीं होते हो तब ये मेरे साथ क्या करती होगी? ये मेरे साथ तुम्हारे पीछे भी इसी तरह का गलत बिहेवियर रखती है और हमेशा गलत ही सुलूक करती है। भाभी की बातें सुनकर भैया ने मेरी तरफ तेवर चढ़ाते हुए देखा और गुस्से में कहा कि बड़ों से बात इस तरीके से की जाती है? क्या तुम में तमीज नाम की कोई चीज भी बाकी रह गई? यह सब कुछ उठाकर रख दी है सारी की सारी। तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? ये सब बर्तन उठाओ और जाओ यहाँ से। और दोबारा इस बात का ध्यान रखना कि आगे से मैं कभी तुम्हें तुम्हारी भाभी से बदतमीजी करते हुए न देखूं। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना मीरा? इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझो। आगे से मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं चाहिए। मैंने आज तो ये सब बर्दाश्त कर लिया है, दोबारा नहीं करूँगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। चलो अब जाओ अपने काम से लगो। तो फिर मैंने भैया की बात पर कहा, ठीक है भैया, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी, ध्यान रखूंगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर खूब जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपने माँ पापा की तस्वीर उठाई और उनकी फोटो से बातें करने लगी कि देखो आपकी लाडली बेटी को किस हाल में रखा जा रहा है, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रही है और आपकी अपनी बेटी के साथ अपने ही घर में किस तरह का सुलूक किया जा रहा है। भैया तो पहले जैसे ही नहीं रहे, भाभी के आने से बिल्कुल बदल गए हैं। भाभी ने उनको बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। भाभी जिस तरह से उनसे मेरी शिकायत कर देती है, उन्हें मेरे अंदर वही गलती दिखाई देने लगती है। माँ पापा, आप लोग तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाभी तो हमेशा मुझे गलत कहती रहती है और भैया को भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आता। काश माँ पापा मैं भी आप लोगों के साथ ही
मर गई होती तो आज मुझे ये सब कुछ झेलना न पड़ता। अगले दिन मैं सुबह फर्श की झाड़ू लगा रही थी, तभी भाभी ने मुझे आवाज दी और बड़े प्यार से कहा कि मीरा बेटा, तुम कहाँ हो? तुम सोकर उठ गई हो या नहीं, या अभी तक सो ही रही हो? भाभी की इतनी इज्जत और प्यार भरी आवाज को सुनकर तो मैं घबरा गई थी और मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर देखा कि बाहर सब ठीक तो है ना। फिर भाभी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। भाभी कह रही थी, मामा जी आप बैठिए, मैं अभी मीरा को बुलाकर लाती हूँ। भाभी ने मुझे कमरे से निकलता हुआ देखा तो बाजू से पकड़कर दोबारा कमरे में खींचकर ले आई और मुझे जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। भाभी ने मुझे अपने नए कपड़े निकाल कर दिए और पहनने के लिए कहा तो मैंने फौरन ही उनके नए कपड़े पहनने के लिए इनकार कर दिया और भाभी से कहा कि मैं आपका ये सूट नहीं पहन सकती, ये तो बहुत महंगा है और आपका फेवरेट भी है। मैं भला उनके इतने महंगे कपड़ों को कैसे पहन सकती थी? तो भाभी ने धीमी आवाज में मेरी तरफ देखते हुए धमकाने वाले अंदाज में कहने लगी कि जैसे मैं कहूँ बस खामोशी से वैसी ही करती जाओ। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो सुलूक करूंगी जिसके बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने घबराकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और तैयार होने के लिए मैं अपने कमरे में जा रही थी कि तभी अचानक मेरी नजर मामा जी पर पड़ गई। मैं भागकर जोर से मामा जी के गले से लग गई और उनके गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल किया था, क्योंकि भाभी ये चाहती थी कि मामा जी को लगे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भैया और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर एक दिखावे की मुस्कुराहट सजाकर मामा जी को नमस्ते किया और उनके पैर छुए। उनसे कहा, मामा जी कैसे हैं आप और कब आए हो विदेश से? इतने सालों के बाद घर का चक्कर लगाया है आपने, आपको कभी मेरी याद तक नहीं आई? मामा जी कहने लगे, अरे मीरा बेटी अब बस भी करो, सांस तो ले लो, और कितने सवाल एक ही सांस में करोगी? मामा जी की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा सी होकर चुप हो गई थी। मामा जी ने कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? आओ यहाँ मेरे पास बैठो। मीरा, मैं तो तुम्हें हमेशा बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी मामी और तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन हर इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। बस इन मजबूरियों के बावजूद भी दिल तो बहुत करता है यहाँ पर आने का। लेकिन बेटा, अब हर साल भी तो यहाँ पर नहीं आया जा सकता। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना मीरा, तुम्हारी माँ के इस तरह अचानक से मर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गया था और हमेशा परेशान रहता था। सोचता था कि न जाने तुम किस हाल में होगी, लेकिन अब तुम्हें इस तरह से मुस्कुराता हुआ और खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल गया। अब मैं तुम्हारी तरफ से बहुत बेफिक्र हो गया हूँ। मैं तो बस अब तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह से खुश और मुस्कुराती रहो। मैं अपने मामा जी के साथ बचपन से ही बहुत ज्यादा अटैच रही हूँ और फिर मेरी माँ की मौत के बाद तो मैं और भी ज्यादा उनके करीब हो गई थी। मामा जी मेरी माँ की मौत के बाद अपनी फैमिली को लेकर विदेश में शिफ्ट हो गए थे और अब उनको 2 साल बाद यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मामा जी के हालचाल पूछने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठकर आराम करिए, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। मेरी इस बात पर भाभी फौरन से उठी और कहने लगी, मीरा तुम कहाँ खाना बनाना जानती हो? तुमसे तो एक कप चाय भी पकानी नहीं आती। तुम मामा जी के पास बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ।